दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की कहानी को आइए हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। आपको पता होगा कि हम जब मध्य प्रदेश जीके तैयार करके जाते हैं, फिर भी हमसे सवाल पूछ लिया जाता है कि शुंग वंश क्या के बारे में बताइए, मौर्य काल के बारे में बताइए, गुप्त काल के बारे में बताइए, महाजनपद काल के बारे में बताइए इत्यादि। अर्थात भारतीय जो इतिहास है, भारतीय प्राचीन इतिहास है, उसके बारे में भी जानकारी पूछी जाती है जबकि हम पेपर दे रहे होते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। तो जैसे एमपीपीएससी है आपका, उसमें भी पूछा जाता है कि मौर्य काल के बारे में बताइए, गुप्त काल के बारे में बताइए, महाजनपद काल के बारे में बताइए, या फिर इनसे जो संबंध है मध्य प्रदेश का उसके बारे में बताइए। तो ऐसे सवाल पूछना बहुत ही लाजमी है क्योंकि इनका सबका संबंध मध्य प्रदेश से है। आइए हम जानते हैं कैसे। तो मध्य प्रदेश की जो शुरुआत होती है, हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के पुरातत्व के बारे में जाना था। पुरातात्विक स्थल के बारे में हमने पूरी कहानी कंप्लीट की थी। पाषाण काल को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में करके नव पाषाण काल तक की कहानी समाप्त की थी। उसके बाद हमने प्रमुख स्थलों की बात की थी। तो अब आइए हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम महाजनपद काल तक पहुंच गए थे। महाजनपद काल की जानकारी में हम आज शुरुआत करेंगे कि महाजनपद का संबंध है मध्य प्रदेश से कैसे है। तो दोस्तों, सबसे पहले महाजनपद काल में जो प्रथम बात पढ़ी जाती है किसी भी किताब में कि महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की जानकारी हमको मिलती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी आपको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये कोई नई बात नहीं है, हर किताब में मिलती है। अब इसका संबंध मध्य प्रदेश से कैसे है, इस रिलेशन को हम समझते हैं और मध्य प्रदेश की इतिहास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मध्य प्रदेश में 16 जनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे। एक कहानी ये हो गई। तो आपके जो सबसे बड़ा महाजनपद था उस टाइम का, अवंतिका, वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। दूसरा एक है चेद जो वर्तमान में जो बुंदेलखंड है, मुख्य रूप से पूर्वी बुंदेलखंड है, जो खजुराहो के आसपास का क्षेत्र है, वो आपका चेद जनपद के अंतर्गत आता था। तो 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद, एक है चेद, दूसरा है अवंती। चेद और अवंती 2 महाजनपद मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और इन 2 महाजनपदों पर सभी का बारी बारी से कब्जा हुआ है। चाहे वो नंद वंश हो, चाहे आपका मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, शुंग वंश हो, सातवाहन वंश हो, इन सभी का कब्जा बारी बारी से होता गया है। अर्थात जब इन सभी का कब्जा बारी बारी से होता गया है या फिर इन्होंने युद्ध किए हैं, आक्रमण किए हैं, या कोई बाहरी आक्रमण यहाँ पर हुआ है, तो सारी की सारी कहानी मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आ जाती है। अर्थात हमको मध्य प्रदेश का इतिहास जब पढ़ना है तो भारतीय इतिहास को भी हमको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में आते थे, जिसमें है चेदी और अवंती। चेदी तत्कालीन बुंदेलखंड का जो पूर्वी हिस्सा है, मुख्य रूप से खजुराहो के आसपास का जो क्षेत्र है, वो चेदी कहलाता था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी को वर्तमान में जबलपुर बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। अब क्या है कि जो चेदी था, उस टाइम का जो पूर्वी एरिया था चेदी का, वो सोन नदी बनाती थी। पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सा में आपको पता है कि सोन नदी है। सोन नदी जो आपके अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, जोहिला, सोन और नर्मदा। सोन आपकी जाके पटना में गंगा में मिल जाती है। तो जो पूर्वी था, चेद का पूर्वी हिस्सा सोन नदी बनाती थी और ये नीचे का हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा मान लीजिए आप, आपकी नर्मदा नदी बनाती थी। तो एक तरफ हो जाता था सोन का पानी, दूसरी तरफ हो जाता था नर्मदा का पानी और बीच में आ जाता था चेद, जो तत्कालीन अभी वर्तमान का पूर्वी बुंदेलखंड है उसके अंतर्गत आता था। तो आपको पता है कि सभी सभ्यताएं लगभग नदियों के किनारे फैली हैं और सभी जो राजवंश हैं, सभी जो जनपद हैं, नदियों के किनारे बसे हैं। तो ये चेद की कहानी थी। चेद की जो राजधानी है वर्तमान में त्रिपुरी है। त्रिपुरी को आपका जबलपुर माना गया है।
तो सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का किनारा बनाती थी। अब कहानी हम स्टार्ट करते हैं अवंती की। तो अवंती की जो राजधानी थी, अवंती की दो राजधानी थी, क्योंकि अवंती को बांटा गया था उत्तरी और दक्षिणी अवंती में। तो जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैनी थी और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी महिष्मती थी। अब ये उत्तरी और दक्षिणी अवंती का खेल क्या है, महिष्मती और उज्जैनी का खेल क्या है, तो इसकी खेल आपको बेत्रवती नदी आपको पढ़ने को मिलता है। बेत्रवती नदी जो वर्तमान में बेतवा नदी कहलाती है, तो ये बेतवा नदी अर्थात उस टाइम की बेत्रवती नदी इसको पूर्वी और दक्षिणी भाग में बांटती थी। तो उत्तरी अवंती और महिष्मती का जो बॉर्डर था, जो सीमा था, वो बेतवा नदी द्वारा अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो दोनों बेत्रवती नदी द्वारा अलग होते थे और उज्जैनी एवं महिष्मती तत्कालीन दक्षिणा पथ, आपने कई बार इतिहास में पढ़ा होगा, एक दक्षिणा पथ जो वर्तमान में बुरहानपुर के आसपास पड़ता था, उस क्षेत्र के अंतर्गत ये महिष्मती और उज्जैनी आती थी। उज्जैन जो वर्तमान में है उतना ही हिस्सा उज्जैन के अंतर्गत नहीं आता था, ये पूरा का पूरा अवंतिका के अंतर्गत आता था, जो बहुत बड़े एक मालवा के क्षेत्र को अपने अंदर समेट लेता था, क्योंकि अब एक बड़ा महाजनपद था उज्जैनी। अब इसकी कहानी जो है नंद वंश से भी जुड़ी है, क्योंकि नंद वंश को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने जब नंद वंश को परास्त किया था, नंद वंश को समाप्त किया था, तो कहीं ना कहीं इस पर कब्जा किया होगा, जिसके हमें ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलते हैं, कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि इतिहास साक्ष्य के आधार पर पढ़ा जाता है। तो नंद वंश का कब्जा था या नहीं था, इसकी हमें प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। किंतु जब मौर्य वंश ने उज्जैन पर कब्जा किया है और नंद वंश को किसने हराया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया है, तो मौर्य वंश का कब्जा हो रहा है नंद वंश में, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं नंद वंश भी रहा होगा, इसके पहले से सुनाग वंश वगैरह भी कहीं ना कहीं से रहे होंगे। तो संबंध गहरा है, संबंध पुराना है, लेकिन कोई साक्ष्य प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। फिर भी हम परीक्षा की दृष्टि से टू द पॉइंट बातें करेंगे, तो टू द पॉइंट बातें करते करते हम सीधे मौर्य काल में चलते हैं। अब मौर्य काल की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप बोर मत होइएगा, कहानी लंबी है, कहानी बोरिंग हो जाती है कई बार जो इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं, किंतु जिन्हें मध्य प्रदेश के इतिहास की जानकारी चाहिए वो पूरा का पूरा वीडियो देखें और इस कहानी को आगे बढ़ने दें और मेरे साथ बने रहें। तो मौर्य काल है, मौर्य काल की जो समय है 323 बीसी से लेके 187 बीसी तक है। तो 187 बीसी में अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहद्रथ होता है और पहला शासक चंद्रगुप्त होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब क्या है, चंद्रगुप्त ने अच्छा खासा शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, हमें रुद्रदामन वगैरह से थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है, लेकिन हम चंद्रगुप्त में भी नहीं फंसेंगे, हम बिंदुसार में भी नहीं फंसेंगे। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त की औलाद थी, चंद्रगुप्त का क्या था, उत्तराधिकारी था। उसके बाद अशोक आता है, हम अशोक पर रुक जाएंगे। जब अशोक आता है वहां पर हम रुक जाएंगे और वहां पर हम मध्य प्रदेश को पढ़ने लगेंगे। तो अशोक का गहरा संबंध है मध्य प्रदेश से। अशोक के कई प्रमाणिक साक्ष्य मिले हैं मध्य प्रदेश से, कई अभिलेख मिले हैं, कई सिक्के मिले हैं जो हमें अशोक के बारे में जानकारी देता है। तो सबसे पहली जो जानकारी हमको मिलती है अशोक के बारे में कि अशोक उज्जैन का प्रांतपाल था। प्रांतपाल यानी गवर्नर था, या फिर उस समय का कह दीजिए कुमारा मात्र कहलाता था। तो जो अशोक प्रांतपाल था वो 11 साल तक हमें जानकारी मिलती है कि अशोक जो था उज्जैन का 11 वर्ष तक प्रांतपाल था और अपने पिता के अधीन, यानी पूरा का पूरा अवंती उसके बिंदुसार के अधीन था और उस समय 11 वर्ष तक ये उज्जैन का प्रांतपाल था। कहते हैं कि प्रांतपाल आते समय या फिर प्रांतपाल में जब विद्रोह हुआ था बिंदुसार के जमाने में, उज्जैन के जो विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था अशोक को, और अशोक ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया, कुचल दिया। इससे प्रभावित होकर बिंदुसार ने अपने अशोक को, अपने बेटे को यहाँ का प्रांतपाल बना दिया था। अब जब अशोक यहाँ पर आ रहा था उस टाइम पर ये विदिशा होते हुए आ रहा था, तो विदिशा में एक वैश्य पुत्री यानी एक सेठ की पुत्री से इसका विवाह हो जाता है, जिसका नाम हमें श्रीदेवी मिलता है। श्रीदेवी से इसका विवाह होता है। सिंहली परंपराओं के अनुसार ये जानकारी हमको मिलती है। तो एक आपको परीक्षा का सवाल बन जाता है कि सिंहली परंपराओं से हमें जानकारी मिलती है कि जो अशोक का विवाह था विदिशा में एक वैश्य पुत्री से हुआ था, जिसका नाम क्या था, श्रीदेवी था।
अब महाबोधि वंश कहता है कि जो वो श्री देवी थी उसका वास्तविक नाम वैदिश महादेवी था, तो महादेवी से संबंधित है। महाबोधि वंश कुछ और कहता है, इसे शाक्य जाति का बताता है, लेकिन नाम में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो क्या थी, श्रीदेवी ही थी। श्रीदेवी थी, इसकी जो औलाद हुई, इसकी जो संतान हुई, उसका नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। पुत्र का नाम महेंद्र था, अशोक, और श्रीदेवी के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। यही दोनों जो कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। ठीक है, तो ये जानकारी भी हमको मिल जाती है। इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि अशोक का संबंध या मौर्य वंश का संबंध मध्य प्रदेश से कैसे है, क्योंकि हमें साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लेता है, चाहे वो व्यापम के सवाल हो। व्यापम में जैसे एमपीएसआई, एमपी पुलिस और जेल प्रहरी जैसे एग्जाम में भी ये छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम बता दें कि भरहूत कहाँ है, सांची का कहाँ है, सांची का स्तूप कहाँ था, तो ये भी अशोक के काल से संबंधित है, ये भी मौर्य काल से संबंधित है, और ये भी एमपी जीके के सवाल से संबंधित है, और ये भी मध्य प्रदेश और भारतीय इतिहास तीनों से संबंधित है। तो पूरी कहानी घुसी हुई है एक दूसरे में, तो इस कहानी को पूरा पढ़िए और आनंद उठाइए और जीके को अच्छी खासी ढंग से तैयार कर लीजिए। तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी, ये दोनों बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, और सांची स्तूप भी बनवाया था अशोक ने। यह भी हमें जानकारी मिलती है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। बाद में पुष्यमित्र शुंग ने इसकी मरम्मत करवाई थी, इसके तोरण द्वार को क्या करा था, सुधरवाया था। तो ज्यादा परेशान मत होइए, धैर्य से सुनते रहिए, आपको बहुत ही ज्यादा आनंद प्राप्त होने वाला है। एक है गुर्जरा अभिलेख। सांची, विदिशा, उज्जैनी अशोक की राजनीति और धार्मिक केंद्र था, ये भी जानकारी हमको मिलती है। दूसरा है गुर्जरा अभिलेख। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए व्यापम के सवाल में, एमपीएसआई के सवाल में, या फिर पीएससी के प्री के सवाल में कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ है या गुर्जरा कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा दतिया। अब ये संबंधित अशोक से आप पूछ लेंगे कि इतिहास का प्रश्न है कि एमपी जीके का प्रश्न है कि किस चीज का प्रश्न है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे या ढूंढते रह जाएंगे कि भारतीय इतिहास से पूछा गया है कि एमपी जीके से पूछा गया है। तो कई बार आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि गुर्जरा अभिलेख दतिया से संबंधित है। इसमें अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी मिला है, देव नाम प्रियदर्शी मिलता है अशोक का नाम गुर्जरा के अभिलेख में, जो दतिया से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में कई जगह मौर्यकालीन पंचमार के सिक्के भी मिले हैं। उदाहरण के लिए जैसे एरण, त्रिपुरी, भागिल, उज्जैनी, विदिशा और होशंगाबाद के पास पड़ता है आपका भागिल। अब यदि यही पूछ लिया जाए कि भागिल कहाँ है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से इसने उठा के पूछ लिया। तो आपको बताना पड़ेगा कि भागिल कहाँ है, होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, एरण कहाँ है, त्रिपुरी कहाँ है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आप वहां डिस्क्रिप्शन में जाइए, पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं यदि देखना चाहें तो। अब गुर्जरा दतिया में है, रूपनाथ जबलपुर में है, पान गुडारिया सीहोर में है, सारू मारू सीहोर में है, सांची और रायसेन में आपस में संबंध है। अब सांची अपने आप में एक बड़ा प्रश्न हो जाता है मध्य प्रदेश के विज्ञान के हिसाब से। पहली बात तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, दूसरी बात इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, तीसरी बात यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ है, चौथी बात हो जाता है कि सांची है कहाँ। कई सवाल हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं सांची से। तो सांची जो है रायसेन में आती है, सांची बनवाई थी, सांची के स्तूप अशोक ने, मरम्मत करवाई थी शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने, और 1989 में यह यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ। तो शुंग काल में अब हम पहुंच जाते हैं, सांची को पढ़ते पढ़ते हम शुंग काल में पहुंच जाते हैं। तो शुंग काल में हर्षचरित आपको बताना पड़ेगा कि हर्षचरित किसकी रचना है, आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। तो हर्षचरित और पुराणों के अनुसार अंतिम शासक जो था मौर्य वंश का, वो बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। अब एमपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि शुंग वंश का संबंध कहाँ से है, तो शुंग वंश का पुराना संबंध है उज्जैन से, क्योंकि शुंग वंश के जो पूर्वज थे उज्जैन से थे। ये मुख्यतः अपने मौर्य काल लोगों के सेनापति थे, उनकी सेवा करते थे, उनके मंत्री थे, उनके सेना में शामिल होते रहते थे। बाद में इन्होंने, अब क्या था, शुंग वंश क्या था, ब्राह्मण धर्म को मानता था, और ये जो मौर्य काल के लोग थे वो मौर्य वंश के लोग थे, जो थे वो सभी धर्मों को लगभग मानते थे, महाधर्म में थे ना। तो ये लगभग इन्होंने ज्यादा जोर दे दिया था उस टाइम पर, किसमें, बौद्ध धर्म में।
तो बौद्ध धर्म का ज्यादा जब पालन होने लगा, ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगा, तो ब्राह्मणों ने अपना विरोध दर्शाया और पुष्पमित्र सिंह ने बृहद्रथ की हत्या कर दी होगी, ऐसा अनुमान है। लेकिन जो पुष्पमित्र शुंग था वो भी बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था। यदि वो विरोधी होता तो सांची के स्तूप की मरम्मत न करवाता। ठीक है, तो शुंग वंश का इतना आपको पता होना चाहिए कि पुष्पमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। उसने यहाँ से ब्राह्मण वंश की भी शुरुआत होती है। तो हर्ष चरित से जानकारी मिलती है, पुराणों से जानकारी मिलती है कि बृहद्रथ की हत्या पुष्पमित्र शुंग ने की थी और पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण था। इसके पूर्वज अवंती के थे। पुष्पमित्र ने सांची स्तूपों के तोरणों की क्या की थी, मरम्मत करवाई थी। तो ये जानकारी आपकी मिल जाती है। सांची को 1989 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। अब जब शुंग वंश का एक अंतिम शासक था, शुंग वंश का एक अंतिम शासक था, यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी भागभद्र। भागभद्र शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, इसके शासन काल में एक यवन का एक राजदूत आता है जिसका नाम होता है हेलियोडोरस। यह हेलियोडोरस एक राजदूत बनके भागभद्र की दरबार में आता है और भागवत धर्म, क्योंकि शुंग लोग क्या थे, ब्राह्मण थे, तो भागभद्र के समय में भागवत धर्म से प्रभावित हो जाता है हेलियोडोरस। और आपका पढ़ने को मिलता है कि एक गरुड़ स्तंभ की निर्माण भी करवा देता है। तो विदिशा में आपने पढ़ा होगा कि विदिशा में क्या है, गरुड़ स्तंभ है विष्णु मंदिर के सामने। तो विदिशा में एक विष्णु मंदिर भी इसने बनवाई थी, किसने, हेलियोडोरस ने, और वहां पर गरुड़ स्तंभ भी बनवाया था। तो किससे संबंधित था हेलियोडोरस? एक तो शुंग काल के शासन में आया था जिसमें भागवत उस समय का क्या था, राजा था। दूसरी बात, इसने विदिशा में क्या बनवाई थी, विष्णु मंदिर बनवाई थी। तीसरी बात क्या हो जाती है, इसने विष्णु मंदिर के सामने क्या बनवाया था, गरुड़ स्तंभ बनवाया था। तो ये जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। तो इसका संबंध भी एमपी जीके से हो गया प्लस इंडिया जीके से हो गया और क्या हो गया, हिस्ट्री से भी हो गया। अब कुषाण काल में चलते हैं। तो कुषाण काल का जो समय है प्रथम शताब्दी में आता है। अब भेड़ाघाट और सांची से कुषाण के शासक था, जो प्रसिद्ध कुषाण शासक था वो कनिष्क था, उसके लेख मिलते हैं और बौद्ध प्रतिमा है जो वहां पर उसके मतलब उल्लेख किया गया है कनिष्क के बारे में। कुषाण की भी थोड़ी बहुत जानकारी हमको मिल जाती है मध्य प्रदेश जीके में, जो हमको पढ़ना पड़ जाता है। तो भेड़ाघाट और सांची में जो आपके बौद्ध प्रतिमा है वहां पर इसका उल्लेख किया गया है। अब सातवाहन वंश में चल जाते हैं। तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि सातवाहन वंश जो कि दक्षिण में था वो अचानक से उठ के आपके मालवा तक कैसे पहुंचा, अचानक से उठकर आपके मध्य प्रदेश में कैसे आ गया। तो कुषाण वंश के बाद जब हम क्या करते हैं, माफ करिएगा शब्दों की अगर गलती हो जाए तो, कुषाण के बाद सीधे हम सातवाहन में आ गए हैं, क्योंकि सातवाहन वंश का एक महाप्रतापी शासक था, आप सुने होंगे, मूवी भी बनी है उस पर, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने मालवा तक आक्रमण किया था। सांची के बड़े स्तूप की वेदिका पर खुदे हुए एक लेख से पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का पूर्वी मालवा पर अधिकार था। ठीक है, उज्जैन में प्राप्त सिक्कों के आधार पर पता चलता है कि इसका जो समय था 106 एडी से लेके 130 एडी तक है। 106 एडी से लेके 130 एडी तक इसका क्या है, समय है या शासन काल है। मध्य प्रदेश का बेस नगर को क्या कहते हैं वर्तमान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के बेस नगर से प्राप्त सिक्कों से सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञऋषि सातकर्णी का भी पता चलता है। तो सातवाहन का भी संबंध किससे हो गया, एमपी से हो गया। ये भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब गुप्त काल में सीधे हम कूद जाते हैं। तो गुप्त काल का जो समय है 280 से 550 एडी का है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब गुप्त काल से क्या अभिलेख मिले हैं, गुप्त काल का गहरा संबंध है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के जीके से, भारतीय इतिहास से गुप्त का गहरा संबंध है। गुप्त काल के समय कई काम हुए हैं। तो सागर जिले के एरण नामक स्थान से खंडित अवस्था में समुद्रगुप्त का लेख प्राप्त हुआ है। नर्मदा नदी के उत्तर में समुद्रगुप्त का शासन था। नर्मदा नदी बहती है, आपको पता है विंध्याचल पड़ता है नर्मदा के उत्तर में, और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पड़ता है। तो नर्मदा के उत्तर में क्या था, इसका समुद्रगुप्त का शासन था। बमनाला तथा सकौर से प्राप्त सिक्कों के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि नर्मदा के उत्तर में समुद्रगुप्त का शासन था।
एरण से प्राप्त सिक्कों पर, एरण कहाँ है आपको ये भी पता होना चाहिए। सागर जिले में एरण है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। एरण से प्राप्त सिक्कों पर गरुड़ व सिंह के क्या हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। जो गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं एरण से, एरण मतलब सागर में एक स्थान है, वहां उस सिक्कों में गरुड़ और सिंह के चित्र बने हुए हैं। और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि गुप्तों का राजकीय चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था क्या, गरुड़ और सिंह। तो ये हमें जानकारी वहां से मिल जाती है। दूसरी, विदिशा के बेस नगर के निकट स्थित उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है व्यापम में कि उदयगिरी की गुफा कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए विदिशा से है। और उदयगिरी का संबंध क्या है, हिंदू से भी है और जैन से भी है। तो उदयगिरी की गुफा हिंदू और जैन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बराह अवतार, हिंदुओं के बराह अवतार जो विष्णु का एक अवतार है उससे संबंधित है। गुफा संख्या, कई गुफा है तो गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 20 में क्या है, ये बराह अवतार की जानकारी हमें मिलती है। अब क्या है कि दूसरी जो जानकारी है, धार में स्थित बाघ की गुफाएं। पहली बात तो एक व्यापम में डायरेक्ट सवाल ये भी उठता है, एमपीपीएससी प्री में डायरेक्ट सवाल उठता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ हैं। दूसरी, बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं, तो ये क्या है, बाघिन नदी के किनारे है, धार में स्थित है बाघ की गुफाएं। यहाँ से भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। कहीं कहा जाता है कि जो धार में बाघ की गुफाएं हैं वो गुप्त काल के शासन में ही बनी थी। जबलपुर के पास तिगवा का विष्णु मंदिर जो है वो गुप्तकालीन मंदिर भी है। तो तिगवा एक स्थान है जबलपुर में। अब गुप्त काल में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो है मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख रायसेन में, तुमैन अभिलेख अशोक में, सुपिया अभिलेख आपके रीवा जिले में और एरण अभिलेख आपके सागर जिले में। तो ये मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास की कहानी थी जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। और एमपी जीके में, व्यापम में, एमपीपीएससी में और एमपी जीके जो एमपीपीएससी का भी सवाल होता है उसके प्री में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो। कोई भी वीडियो मेहनत से बनाता है तो यदि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।